तो लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर दिया था, न्यूमेरिकल पार्ट शुरू कर रहे हैं। पहले जो सवाल आ रहा है स्क्रीन पे उसमें लिखा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। हम सबको मालूम है कि जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी वो ऐसे थी, y इज इक्वल टू a साइन, और जो एक्सेलरेशन थी उसकी इक्वेशन या ग्राफ ऐसा था, याद करो, है ना, ऐसी था ना। अच्छा, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस ए, यहाँ पे माइनस है। एक्सेलरेशन में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर है। और मैंने लास्ट आपको ग्राफ भी बनवाया था लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने फेज डिफरेंस मार्क कराए थे। तो साफ दिख रहा है कि ये इसके कितना फेज से बाहर है, आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। तो आउट ऑफ फेज बाय पाई या फिर 180 डिग्री। तो डायग्रामेटिकली दिखाओगे बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो सीधा आंसर रिपोर्ट कर रहे हो तो भी चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम आर आउट ऑफ फेज बाय द एंगल ऑफ पाई। हटा दूं से, अगले क्वेश्चन पे चलो, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला जो सवाल देखो यहां पे आ रहा है बच्चों, उसमें लिखा था वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम आर आउट ऑफ फेज बाय पाई बाय 2, हाउ। सबसे पहले वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का फॉर्मूला था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन की बात करें तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। हमने इसे ग्राफिकली ड्रॉ भी किया। ग्राफिकली ड्रॉ किया कैसे था, ऐसे था, बोलो हाँ, बोलो तो सही, ऐसे था। यहां पे वैल्यू कितनी थी, ए ओमेगा, यहां पे वैल्यू कितनी थी, माइनस ए ओमेगा। एक्सेलरेशन अभी हमने ड्रॉ किया था, रीड्रॉ कर देता हूं, ऐसे बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, यहां पे प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर है। सही है क्या? सारी बात छोड़ो, मैथमेटिकली देख लो भाई, ये साइन का है और ये कॉस का है। इक्वेशन में एक जगह साइन है, एक जगह, और साइन और कॉस पाई बाय 2 से फेज के आउट हो जाते हैं। भाई अगर आप लिखना चाहो तो आप साइन ओमेगा टी को, फॉर एग्जांपल आप साइन ओमेगा टी को साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हो। हाँ जी, आपने मेरा क्वाड्रेंट रूल वाला लेक्चर देखा है, नहीं देखा है? अरे एक आपके वेब पोर्टल पे, वेबसाइट पे एक लेक्चर डाला हुआ है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्वाड्रेंट रूल। उसमें मैंने पढ़ाया था कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी क्या होगा, कॉस होगा। और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है जहां पे साइन पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, इसलिए आंसर सेम ही रहेगा। बोलो तो सही। तो इसका फेज कितना है यहाँ पे, इसका आर्गुमेंट कितना है, इसका आर्गुमेंट है सर यहाँ पे ओमेगा टी, इसका आर्गुमेंट कितना है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जब पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, तो कितना फेज में डिफरेंस है आपको याद है? मैंने बोला था ये फेज कहलाता है। ये कौन होता है? तो फेज में कितना डिफरेंस है? तो फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2। शो हो गया। आप ऐसे दिखा दो, दोनों तरह से इक्वेशन बना के दिखा दो। जगह है वहां पे, मैंने छोड़ रखी है कि खाली ड्रॉ कर दो। किसका बताना है? वेलोसिटी और क्वेश्चन चेंज कर दो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मतलब दूसरा वाला खुद ही हो जाएगा ना, मतलब है ना, वो भी तो हो ही जाएगा। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, मतलब समझ में आ गया तुम्हें? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी आ जाए तो भी कर सकते हैं। अबे बोलो तो सही यार, एक ही तो बात है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आगे चल सकते हैं बच्चों। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? पाई बाय 2। अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का भी होता तो भी पाई बाय 2 ही आंसर आने वाला था। अगला सवाल ले ले। पहला सवाल, दो सवाल क्लियर है, बड़े इजी से क्वेश्चन है ना। फेज डिफरेंस बताना था, बता दिया। अगला सवाल ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हटाओ,
चलो लिखा था मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, मैक्सिमम वेलोसिटी। यार मैक्सिमम वेलोसिटी को तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड बोलते थे, मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या बोलते थे, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। और उसकी जो वैल्यू थी अगर आपको याद हो, उसकी जो वैल्यू थी वी मैक्स की, वो क्या थी, वो तो ए ओमेगा थी। तो क्या था मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ऑफ 7 mm, यानी एम्पलीट्यूड दे रखा कितना है इसका 7 mm, इज गिवन एज व्हाट 4.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिसका एम्पलीट्यूड 7 mm का है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 4.4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। सवाल पूछा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। अरे भाई तुम्हें वी मैक्स दे दिया, ए ओमेगा होता है, ए बता दिया, ओमेगा निकल जाएगा। देयरफॉर 7 mm 10 to the power minus 3 is equals to 4.4 मीटर पर सेकेंड। हाँ ना बोल, इनटू भाई ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। वी मैक्स की वैल्यू, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है 4.4, लेकिन वो किसके बराबर है, ओमेगा ए के। तो 4.4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 7 10 to the power minus 3 इंटू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन में टी, तो बोलो टी की वैल्यू कितनी आ गई 7 इंटू 10 to the power minus 3 डिवाइड बाय 4.4। सही सही है क्या, देखो ये दो होगा, क्या करा बताना मैंने, 2 पाई, ये रहा ना 2 पाई, सही है, हो गया। सॉल्व तो कर लोगे अपने, मतलब इसको मुझे करने की जरूरत नहीं है। चलें आगे बेटा, सॉल्व कर लोगे, छोड़ दूं क्या, अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन पढ़े बेटा, क्या लिखा है इसमें, लिखा था मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक वर्ड यूज करा क्या, हार्मोनिक ऑसिलेटर। व्हाट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनीथिंग दैट ऑसिलेट्स हार्मोनिकली इज कॉल्ड एज अ हार्मोनिक। दैट कैन बी अ स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, दैट कैन बी अ पेंडुलम, that can be anything which is oscillating to and fro about its mean position, but the motion must be SHM, उसे बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो एक नाम अजीब सा सुनने को मिलता है। तो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अच्छा मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब याद है ए मैक्स। भाई हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए मैक्स का फॉर्मूला, हमारे ए का फॉर्मूला क्या है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, बट एट एक्सट्रीम पोजीशन वाई की वैल्यू क्या बन गई ए। अच्छा एक्सेलरेशन को हमने कैपिटल ले लिया था, वो ले लेता हूं कैपिटल ए, सही है। अच्छा एट एक्सट्रीम पोजीशन वाई क्या बन गया मेरा ए, क्यों बन गया दोबारा सुन लो, ये हमारा मीन पोजीशन था, यहां हमारा क्या था एक्सट्रीम पोजीशन था, यहां पे वाई की वैल्यू 0 और यहां पे वाई की वैल्यू ए। तो अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे खड़ा हूं तो मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आ गई ए, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए। अच्छा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, ए का फॉर्मूला आ गया ओमेगा स्क्वायर ए। हाँ व्हाट इज दिस कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर, तो आई कैन राइट इट एज एसीसी आल्सो, ताकि कंफ्यूजन नहीं ना हो, बोलो ना यार। ये अब हमें ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, बिकॉज ये हमारी कौन सी वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है कितनी ए नॉट, सही है कि नहीं है, बिकॉज ये वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो गई ना। अगर वाई की वैल्यू 0 होती मीन पोजीशन पे, वो 0 हो जाती। मैक्सिमम कहां होती है एक्सट्रीम पे, ओमेगा स्क्वायर ए, उसके लिए किसके बराबर कर दी ए नॉट के, सही है कि नहीं है। What is the maximum value of acceleration a body can have during SHM? ओमेगा स्क्वायर ए। होती कहां पे है वो, एक्सट्रीम पोजीशन में, कितना ओमेगा स्क्वायर ए, और उसके लिए कितनी दे रखी है ए नॉट। द मैक्सिमम वेलोसिटी इज वी नॉट। हाँ जी वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला मैक्सिमम, या फिर सीधा लिख दो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला वी मैक्स है ना, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या ओमेगा ए या ए ओमेगा, और इसके लिए क्या दे रखा है वी नॉट, ये रखा है क्या वी नॉट, सही है क्या। दोनों क्वेश्चन क्लियर है। सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड यानी
डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, यानी एम्पलीट्यूड बोल देता ना यार। इक्वेशन नंबर 1 से मार्क कर लूँ, इस इक्वेशन नंबर 2 से मार्क कर लूँ, दोनों को डिवाइड करूँगा तो बोलो क्या आएगा, ओमेगा, बस ओमेगा ही बचेगा। कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइड बाय ओमेगा ए इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में वी नॉट, ए से कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, कितना ओमेगा इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में वी नॉट। सही है क्या? क्या निकालना है मुझे, क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, यहां वैल्यू रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग इन, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 क्या बन गया बोलो, ए नॉट स्क्वायर अपॉन में वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, व्हाट इज दिस, ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड जो मुझे निकालना है, इज इक्वल्स टू व्हाट, ए नॉट से ए नॉट कट गया, ए कितना आ गया, ये आ गया वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज वी नॉट स्टैंड्स फॉर, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी, व्हाट इज ए नॉट स्टैंड्स फॉर, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। नोट कर लो, सिंपल क्वेश्चन था। What is this A stands for? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड यानी सिंपली एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड एक्चुअली। तो वर्ड बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, आंसर मिल गया आप लोगों को। इसमें किसी को कोई दिक्कत यहां तक बताएं तो, बेटा अगले अगले क्वेश्चन पे चलें एक बार। हो गया ये आयुष, हो गया ये, चले। तो हमारा आंसर आ गया एम्पलीट्यूड का वी नॉट स्क्वायर अपॉन में ए नॉट। अगला क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर कौन सा इसका, 5 आ गया ना, हटा रहा हूं इसको, है पढ़ो क्या लिखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम व्हेन डिस्प्लेसमेंट is half of its amplitude. As we all know, a body is oscillating to and fro about its main position. It must have some kinetic energies, must have some potential energy. Last class में हमने इसका derivation कर लिया है. Potential energy of a body executing SHM is half ky square, where if you remember the value of k is m omega square. Remember, the value of k is m omega square. ये potential energy का फॉर्मूला था. y क्या था, डिस्प्लेसमेंट, जनरल पोजीशन ना, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के वाई स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगेन के यहाँ पे यही है, सेम ही है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, आपको याद होगा हमने इसे प्लॉट भी किया था, हमने इसे टाइम के साथ भी प्लॉट किया था, हमने इसे पोजिशन के साथ भी प्लॉट किया था, है ना। तो बोलो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई u प्लस के, कितना आ गया, हाफ के वाई स्क्वायर
प्लस हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ के वाई स्क्वायर से हाफ के वाई स्क्वायर कट गया, कितना आ गया हाफ के ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी ई, काइनेटिक एनर्जी के ई और पोटेंशियल एनर्जी यू के फॉर्मूलेज आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी रेशो निकालनी है, लेकिन कब, व्हेन कब निकालनी है पोजीशन, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अमित क्या मतलब है इसका, एक मिनट, हाँ अमित बोलो बेटे। हाँ मतलब बताओ ना, अंग्रेजी बोल तो रिपीट कर दी। देखिए तू बता बेटे, कौन किसका हाफ होगा बताओ। हाँ हाँ वही ना, क्या तो क्या लिखूं मैथमेटिकली, क्या लिखूं इतना बता दो। आई आप नाम क्या है, हाँ बता क्या लिखूं, मतलब इक्वेशन क्या लिखूं, सिंबॉलिकली क्या लिखूं। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा, टकोरिया, हाँ बताना क्या लिखूं, क्या हाफ, सिंबल बता, सिंबल क्या लिखूं, y इक्वल्स टू, अगर समझ ही नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे क्वेश्चन, y इक्वल्स टू a/2 लिखेंगे, y इक्वल्स टू a/2। यही तो है ना, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है, y होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, यही तो बताना था, y इक्वल्स टू a/2। बहू अब 3 क्लास पढ़कर आओ, क्योंकि हमने अभी तक जब एसएचएम पढ़ाया है ना, तो हमने मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को एस नहीं मार्क किया, क्योंकि तुम एकदम से जागे हो भी कि हाँ वो डिस्प्लेसमेंट तो एस होता था। आप आई क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम लोग अभी तक पिछली 3 क्लासेस में तीन क्लासेस, स्कूल टीचर थोड़ी ना हूं तुम्हारा, क्या आगे बननी है, कहां से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, बस कहां से शुरू होता है, सिंपल, सही है। y का फॉर्मूला a/2 है, देयरफॉर u की वैल्यू बताओ कितनी होती है, हाफ के वाई स्क्वायर है ना, तो क्या आ गया हाफ के ए स्क्वायर बाय, दूसरे क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बन गई ना, कितना हाफ के, यहां पे तो रखने की जरूरत ही नहीं है। इक्वेशन नंबर 2, व्हाट इज द रेशो, रेशो इज u अपॉन में ई, बोलो तो सही यार, हाफ के ए स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के कट गया, ए स्क्वायर कट गया, 1/4 मेरा आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन कर लें एक बार। अगला क्वेश्चन जो है वो सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड है, और लास्ट क्लास में हमने सिंपल पेंडुलम, याद है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का डेरिवेशन किया था। यू वर देयर इन द लास्ट क्लास। टी का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L बाय जी, पता तो होगा फॉर्मूला, याद ही नहीं है, ये तो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं यार, ये तो कई बार इस्तेमाल हो चुका। मान लीजिए हमारे पास एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम का, मान लीजिए हमारे पास एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम का लेंथ कितना है, उस पेंडुलम का लेंथ है सर L, उसका पेंडुलम का लेंथ कितना है L, और उस पेंडुलम के टाइम पीरियड को भाई हमने यहां से छोड़ा, ऐसे गया, बोलो ना भाई, फिर वापस यहां आके खड़ा हो गया, एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट
एल बाई, इसे लास्ट क्लास में हमने डिराइव कर लिया है। अच्छा, पहला चैप्टर जब पढ़ाया था ना तब भी डिराइव करवाया था, लेकिन वो डायमेंशनली था। अभी डायमेंशनली नहीं कराया, अभी थ्योरेटिकली कराया है, जो कि हमारा एसएचएम हो रहा है, मुझे पता है एसएचएम हो रहा है, वैसे डिराइव कराया है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके मुझे इससे अगला क्वेश्चन करना है। सवाल क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। सवाल लिखा है अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट। कहां पे है, स्पेसक्राफ्ट में। अब स्पेसक्राफ्ट स्पेस में होगा, नदी में थोड़ी ना होगा, या ओशन में थोड़ी ना होगा। स्पेसक्राफ्ट स्पेस में। बच्चा कहता नहीं हो सकता, लॉन्च ही ना किया हो। ये कैसी बातें हैं। तो स्पेसक्राफ्ट कहां है, स्पेस में है। वो कहता है कि मान लीजिए वहां पे हमने पेंडुलम का वाइब्रेशन कराया, ऑसिलेशन कराया, तो ये हमारा पेंडुलम है साहब, इसका ऑसिलेशन हो रहा है, मुझे मालूम है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम याद कर रखा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लेकिन स्पेस में जाके ऐसा क्या क्यों पूछ रहे हो, बिकॉज स्पेस में जी नहीं होता, स्पेस में जी नहीं होता, तो जी कितना हो जाएगा, इन स्पेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 0। तो टी का फॉर्मूला कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में एंड समथिंग अपॉन में 0, वी ऑल नो इज इंफिनिटी। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। सही है कि नहीं, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सही है, लिख तो ले बे, लिख लिया। ये जो मैंने पेंडुलम के लिए लिखा, क्या सोच रही है, कुछ नहीं, फटाफट लिखो। हाँ भाई सुनेगा, जो हम अभी सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे हैं ना, ये जो है सिंपल पेंडुलम, ये जो सिंपल पेंडुलम है, अगर इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ को मैं 1 मीटर कर दूं, कितनी, 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर, क्या बोल दिया, 100 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पेंडुलम की लेंथ को 1 मीटर कर दूं और मैं इसका ऑसिलेशन कराऊं ऐसे ऐसे, तो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर वापस आने में लगभग 1 सेकंड लगाता है। यानी एक पूरा ऑसिलेशन करने में 2 सेकंड लगाता है। या फिर उल्टा बोलो, मान लीजिए ऐसे छोड़ा यहां से, 2 सेकंड लगाएगा लगभग लगभग, मतलब जहां से मैंने पकड़ा हुआ है ये लगभग 1 मीटर होगा। वो दुकान में जाते हैं ऐसे नहीं नाम लेते, देखा तुम लोगों ने कभी, कभी कुछ लेने जाता था कैसे नापा, कहना हाँ यही है, ये 1 मीटर ही मान लेते हैं, तो ऐसे लगभग 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। तो मैं शुरू करता हूं, मेरे हाथ में स्टॉप वॉच है, ठीक है, तो इसको ऐसे किया, शुरू हो गया, बंद हो गया, ठीक है ना। वो मोबाइल में ना लास्ट क्लास में ना बड़ी बदतमीजी हुई थी, इसका लगा रहा था, इसका लगा रहा था, दोनों निकाला था शायद, है ना, तब ये लगाया था, पता नहीं कैसे लोग हैं हम। जिसने भी जो भी किया था, मतलब कोई नहीं, इट मे हैपन। सो स्टार्ट, ये आया मेरा, कोई पढ़ सकता है इसको, अबे सेकंड वाला पढ़ना बे, 1.91 यानी कि लगभग 2 सेकेंड। तो जो 1 मीटर का पेंडुलम होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 1 मीटर। अच्छा लेंथ की बात कर रहे हो, इसके मास की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मास प्लेज नो रोल हियर। यू कैन सी हियर द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ओनली ऑन, नॉट ऑन। चलो एक बार और थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा क्रॉस चेक करने के लिए, तो थोड़ा सा 2.9 सेकंड आ गया इस बार, 2.09 सेकंड,
2 सेकेंड। तुम्हारा कितना आया? 1 पॉइंट, चलिए मतलब ठीक है, 2 सेकेंड मान लेता हूं। तो इस पेंडुलम को ऑसिलेट होने में 2 सेकेंड लगते हैं। इस पेंडुलम को बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं? नाम भी समझ में आ रहा है, सेकंड पेंडुलम मतलब 2 सेकेंड वाला। तो एक सवाल बड़ा फेमस है सर, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। इसी क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूएशन में लिख लो, कहीं पे छोटा सा नोट करके लिख लो, नोट इसी क्वेश्चन में लिखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ second pendulum, what is the length of second pendulum, or a pendulum which ticks, or a pendulum which ticks a second, which ticks a second, ticks, tick tick tick, है ना, ticks, which ticks a second. What is the length of a pendulum which takes a second, or what is the length of a second pendulum? अच्छा, takes a second का मतलब होता है, let's suppose pendulum यहां था, पेंडुलम मान लीजिए यहां था, यहां से गया यहां 1 सेकेंड, फिर यहां से यहां आ गया 1 और सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया? तो दैट टेक्स अ सेकेंड, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में उसे 1 सेकेंड लग रहा था। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम? टाइम का फॉर्मूला पता ही है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट। अभी ये लिखवाने की जरूरत तो नहीं है कि सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या। सेकंड पेंडुलम का मतलब वो, यानी कि जिसका टाइम पीरियड, लिख ले भाई, एक छोटी सी लाइन लिख ले, सेकंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम फॉर विच टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। सही है? हाँ बच्चों, तो टी की वैल्यू कितनी डाल दी यहां पे? 2 सेकेंड। बोलो तो सही यार, दैट टेक्स अ सेकेंड का मतलब क्या है? यहां गया 1, यहां गया 1, 2 हो गए। तो बच्चा कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है, दैट टेक्स अ सेकेंड। कई बार बच्चा टी की वैल्यू 1 पुट कर देता है, लेकिन टी की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? याद रहेगा क्या यार? ये जो गलती है मैं वो बता रहा हूं, टी की वैल्यू 1 पुट कर देते हो, दैट टेक्स अ सेकेंड यानी यहां से यहां गया टिक 1, टिक टिक, समझते हो? बूम, टी की वैल्यू रख दी यहां पे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। सही है क्या? 2 का स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर इज कुछ कितना आ गया? 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में जी। हाँ ना, तो बोल दो यार जी, सॉरी, एल इज इक्वल टू कितना आ गया? एल इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू जी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 9.8 डिवाइड बाय 3.14 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग 0.99 कुछ आई है, लगभग लगभग कुछ 0.99 मीटर आई है। और 99 मीटर का मतलब क्या हो गया? तो विल बी इक्वली 1 मीटर। सो एक कॉन्सेप्ट याद हो गया कि सेकंड पेंडुलम बनाना है तो कितनी लेंथ चाहिए? 1 मीटर। तो बस उसको ऐसे लेके ऐसे टेबल पर नाप देना है ना। ये तो मैंने अपने आप अनुभव किया, मैं कभी गया हूं सामान खरीदने ना, तो किसी के पास स्केल नहीं होता, जहां पे भी काउंटर पे सामान बेच रहे होते बस ऐसे बना देते हैं, हाँ ये देखो ये एक, हमें नहीं पता होता वो झूठ कर बोल रहे हैं नहीं, बट इतना में झूठ को क्या ही बोलेगा। अगला सवाल हटा दें इसको, अब बात करते हैं दिल की। नहीं नहीं, क्वेश्चन में दिल की। कहाँ हो तुम? कहीं भी चले जा रहे हो भावनात्मक तरीके से। हाँ, अगला सवाल। दीदी आप सारे, मैं देखता हूं आप सारे क्वेश्चन की फोटोज ले लेते हो, हाथ में लगी हुई है, जवाब साला सबके पास है। शुरू करें आगे। अगला सवाल, इसमें लिखा ऑन एन एवरेज ए ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स अ मिनट, 75 बार धड़कता है। और तुम देखो ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे करते हैं, वो डॉक्टर साहब ऐसे हाथ लगा लेते हैं और ऐसे घड़ी देख रहे होते हैं, तो वो देख रहे होते हैं कि 60 सेकंड में कितनी बार धड़के, धड़के मतलब हार्ट बीट हुआ।
ऑन एन एवरेज कितना होता है 75। इफ इट इज मोर देन 75, जैसे आप कभी भाग कर आओ, अभी आप रनिंग करके आओ, स्टेयर यूज करो, आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाती है। नॉर्मल कंडीशन में 75 बीट्स पर मिनट होती है। कहता बीट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हर्ट निकालना है, दिल की धड़कनों का, हर्ट का सिंबल ये तो होता है ना, फ्रीक्वेंसी निकालनी, बीट फ्रीक्वेंसी। व्हाई वी यूज दिस वर्ड बीट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इसको हम बीट बोलते हैं ना, बीट बोलते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट बीट फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फिर बीट्स पर यूनिट टाइम। कितना मिनट है? 1 मिनट। 1 मिनट में कितने? 75 बीट्स। बोलो तो सही यार, यानी कि 75 बीट्स डिवाइड बाय 60 सेकेंड्स। ये तो मेरी कौन है? ये तो मेरी बीट फ्रीक्वेंसी। बोलो तो सही यार। तो आंसर क्या आ गया? 75 बाय 60। सॉल्व कर लूंगा तो ये 1.25 मेरा आंसर आ जाएगा। 1.25 सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हो, 1.25 हर्ट्ज भी बोल सकते हो। और एक बार आपका निकल गया फ्रीक्वेंसी, टाइम कैसे निकलेगा? रेसिप्रोकेट कर दोगे सर। T इक्वल्स टू 1 में बीट फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 1 में 1.25 यानी 0.8 सेकेंड। अगला सवाल। ओके, अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। जो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख रहे हो, उसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक एंड नॉन पीरियोडिक। देखो, पहली क्लास का रेफरेंस है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में। इसकी जो पहली क्लास थी उसमें पढ़ा था कि पीरियोडिक वो होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं। पीरियोडिक मोशंस आर दोज मोशंस दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम अगर बात करें ना, यहां पे एक फंक्शन बना हुआ है, ये दिख रहा है 5 नंबर पॉइंट, एक्सपोनेंशियल, EXP। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? मैंने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, अगर आपको याद हो, ऐसे होते थे, या तो ऐसे या तो ऐसे, देख रहे हो, ऐसे। एक्सपोनेंशियल, इन्हें बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये अपने आप को कभी रिपीट नहीं करते। जैसे ये वाला फंक्शन है, ये कौन सा? साइन है, कॉस है? आपको पता है इसकी वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर -1 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर दोबारा से 1 होगी, फिर 0 होगी, फिर -1। ये अपने आप को क्या करेगा? यानी ये पक्का पीरियोडिक। लेकिन ये तो पीरियोडिक ही नहीं है ना यार। जो अपने आप को रिपीट ही ना करे वो नॉन पीरियोडिक। और अगर कोई नॉन पीरियोडिक है तो कभी भी ऑसिलेटरी हो ही नहीं सकता। देयर आर सर्टेन केसेस की जो पीरियोडिक हैं वो कुछ कुछ ऑसिलेटरी होते हैं। सारे के सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक होते हैं, मतलब एक ही बात है नहीं यार। जैसे पेंडुलम का ऐसे घूमना, हर 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन, 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन, 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन, हर 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो जाता है। पीरियोडिक है? हाँ है। SHM है? हाँ है। लेकिन जो नॉन पीरियोडिक है, जो पीरियोडिक ही नहीं है, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता ना सर। तो सबसे पहले हम क्या छांट लेते हैं? छोटा क्वेश्चन छोटा कर देंगे ना। तो पहले लिखते हैं नॉन पीरियोडिक। कौन से होंगे? कौन कौन सा इसमें नॉन पीरियोडिक बताओ? एक ही लग रहा है मेरे ख्याल से, ये नहीं, 2 लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। पांचवा और छठा दोनों लिखो। नॉन पीरियोडिक लिख लो। नॉन पीरियोडिक कौन कौन से होते हैं? लिखो, दोज दैट कैन नॉट रिपीट इटसेल्फ, दोज दैट कैन नॉट रिपीट इटसेल्फ, दोज दैट कैन नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कौन कौन से की बात कर रहे हैं? लिख लेते हैं। 5th एक्सपोनेंशियल -ω² T² है ना बच्चों,
इसको मैं e टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी लिख सकता हूं, बोलो ना यार, लिख लेते हैं, इट इज नॉन पीरियोडिक। हाँ जी, छठे वाले की बात समझ में नहीं आई बच्चों को कुछ, 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, सर ये नॉन पीरियोडिक क्यों है? देखो आप ऐसे समझो, ऐसे ऐसे समझो, जैसे साइन फंक्शन होता है, साइन साइन ऐसे था, तो साइन की जीरो वैल्यू के लिए y की वैल्यू जीरो, साइन की इस वैल्यू के लिए भी y की वैल्यू जीरो, साइन की इस वैल्यू के लिए भी y की वैल्यू जीरो, अपने को रिपीट कर रहा है ना। अब हमने टाइम को क्या कर रहे हो, आप टाइम बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, तो वैल्यू वापस आ सकती है ना, जो जीरो थी वापस जीरो हो सकती है ना। लेकिन यहां देखो, अगर आपने टाइम की वैल्यू जीरो डाली, फॉर एग्जांपल टाइम की वैल्यू जीरो डाली, टी की वैल्यू जीरो डाली, आंसर कितना आएगा, मान लो उसका नाम y है, तो y कितना आ गया, y 1 आ गया। लेकिन अगर आपने टी की कुछ भी वैल्यू डाल दी, अगली कुछ भी डाल दी, तो कभी भी आपका आंसर 1 कभी भी नहीं आने वाला। मतलब ऐसे देख लो कि y की वैल्यू जीरो डाल के देख लो, और फिर y की कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो, क्या वो वापस जीरो कभी आ सकती है, तो वो पीरियोडिक होगा। यहां तो नहीं आ रही सर। अब टी के लिए कुछ भी डाल लो, कुछ भी, माइनस तो हो ही नहीं सकती टी की वैल्यू, पहली बात तो 2 3 4 5 6 7 कुछ भी डाल लो, y कभी भी जीरो, तो ये कैसा है, पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है? तो लिख लेते हैं, as it never repeat itself, it never repeats itself, therefore it is a non periodic, it is a non periodic। वो रिपीट ही नहीं कर सकता कभी भी आपको, क्या कहलाएगा वो, नॉन पीरियोडिक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वाले की, फोर्थ वाले की। अच्छा, फोर्थ वाला फंक्शन जो है कॉस का फंक्शन है। कॉस तो बाबू क्या होता है, पीरियोडिक होता है कि नहीं होता है? कॉस क्या होता है, पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक फंक्शन तो पक्का है, लेकिन हार्मोनिक नहीं है, बिकॉज उसमें एक से ज्यादा कॉस लगे हुए हैं, याद है? जहां पे एक से ज्यादा कॉस या साइन लगे हो वो कौन होता है, नॉन हार्मोनिक। पीरियोडिक तो है, लेकिन एज दिस कंटेन्स व्हाट, मोर देन वन हार्मोनिक फंक्शन और मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए क्या है ये। लेकिन सर एक पॉइंट और बताया था आपने शायद क्लास में, कि हो सकता है कि उनका फेज सेम हो, तो भी हो सकता है, तो भी उसके बाद में बात करेंगे, बट फोर्थ का आंसर लिखेंगे। अच्छा पहले से ऐसे लिख लो, y इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी प्लस कॉस 5 ओमेगा टी। लिखो एज, अच्छा दो लाइनें छोड़ देना ना, दो लाइनें छोड़ देना, लिखे एज, जगह खाली है पीछे आराम से लिखना, दो लाइनें छोड़ देना, लिखो एज दिस contains more than one harmonic or trigonometric function। तो क्या सोच रहे बे? एक जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ, सब ठीक है? As this contains more than one harmonic or trigonometric function, this cannot be harmonic. This cannot be harmonic. This cannot be harmonic. But as it contains cosine function, it contains a cosine function, it is a periodic function, or it represents periodic motion, as it, क्या लिखा है, as it contains cosine function, therefore it represents what, क्या लिखा, it represents a periodic motion। periodic motion तो है, periodic motion तो है, सही है। अच्छा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो 2 पाई अपॉन में ओमेगा है, बोलो तो सही यार। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन में टी हो गया, टी का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अपॉन में ओमेगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई अपॉन में टी।
चलो टी का फॉर्मूला क्या है, टी का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। इसकी बात सुनना, यहां पे तो सिर्फ ओमेगा ही है, यहां पे 3 ओमेगा है, यहां पे क्या है 5 ओमेगा है। तो यहां का टाइम पीरियड अगर हम लोग निकाल लें तो इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अपॉन में 3 ओमेगा, और इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अपॉन में 5 ओमेगा। तो मैंने वो जो जगह छोड़वाई थी ना वहां पे लिख लो। अलग अलग हैं सर सारे, हैं तो सब कॉस ही, लेकिन इनके आपस में सेटिंग नहीं है। याद है वर्ड सेटिंग, सिंक्रोनस नहीं है, तो कभी हार्मोनिक हो ही नहीं सकते आपस में। इनके बीच में कभी हार्मनी मेंटेन ही नहीं होगी। हार्मनी क्या होता है, पीस, मतलब जैसा मैं वैसा तू, कभी इनके जो हार्मनी मेंटेन ही नहीं होगी। तो ये क्या है, नॉन हार्मोनिक है। पीरियोडिक है, हाँ है, बट क्या नहीं है, हार्मोनिक नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक हो तो हार्मोनिक हो ही हो। जैसे ये पीरियोडिक है बट हार्मोनिक नहीं है। हाँ जी, थर्ड पार्ट उल्टा चल रहे हैं हम लोग। y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस 2 ओमेगा टी। अगर बच्चों मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं क्या होगा बताओ, माइनस कॉस के अंदर कंपनसेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। अबे बोलो तो सही, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा बताओ, यहां पे ऑलरेडी फेज के अंदर कुछ प्लस या माइनस है, इसे एपोच बोलते थे, याद करो। ये लैग कर रहा, लीड कर रहा, पहले ये लैग कर रहा भाई। इसमें इनिशियल फेज है, तो इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स इनिशियल फेज, इट कंटेन्स इनिशियल फेज कॉल्ड, क्या नाम है बाबू उसका, कॉल्ड एपोच। और उसकी वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4। माइनस लिखना, माइनस लिख देना। बोलो सही कि नहीं। अच्छा कोई बता सकता है, ओ वंशिक, क्या नाम है, क्या नाम है ठाकुर, क्या नाम है तेरा, इशिका, कशिका, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया 3, बिकॉज कॉस या साइन का फंक्शन छोड़ के बाकी सारा कौन होता है इसका, इसका क्या हो गया ये एम्पलीट्यूड। बोलो सही है कि नहीं। कोई बता सकता है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, बिकॉज इसका ओमेगा कितना है, इसके ओमेगा की जगह कौन है, ओमेगा की जगह 2 ओमेगा है। बोलो तो सही यार। तो टाइम कितना हो जाएगा इसका 2 पाई बाय ओमेगा। अब जरा समझो, 2 पाई बाय ओमेगा और ओमेगा की जगह कौन है 2 पाई है, 2 ओमेगा है ना, तो कितना आएगा पाई बाय। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो पीरियोडिक है, हाँ कॉस पीरियोडिक होती है, इसका एक ही एम्पलीट्यूड है, इसके पास एक ही फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को उल्टा करो तो क्या आएगा, इसके पास एक ही फ्रीक्वेंसी है, इसके पास कितनी फ्रीक्वेंसी थी 1 2 3। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसके पास एक ही एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, कितना 3 है, इसके पास एक ही फ्रीक्वेंसी है। ऐसा ऑसिलेशन जिसके अंदर एक ही एम्पलीट्यूड हो, एक ही फ्रीक्वेंसी हो, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद है क्या भैया। मेरे को एक बात बता दो दोबारा से, क्या इसके अंदर एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, हाँ भाई एक से ज्यादा टाइम पीरियड यानी एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी यहां पे ओमेगा अपॉन में 2 पाई, इसकी 3 ओमेगा अपॉन में 2 पाई, इसकी 5 ओमेगा अपॉन में, नहीं समझ में आ रहा सर, पक्का। तो भाई यहां पे क्या है, ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, तो ये सब लिख लो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहां पे। बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जिनके भी स्कूल में आ रहा है, आई कैन गारंटी वन थिंग, आपका क्वेश्चन या तो बुकलेट में से आएगा या फिर एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में से, जिसका यूट्यूब पे लेक्चर हमारा पड़ा हुआ है, प्लीज उसे मिस मत करना। अगर आपको लगे कि नहीं सिर्फ बुकलेट करके काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ बुकलेट से काम नहीं चलता, उसमें से सॉलिड्स और लिक्विड्स एक टॉपिक है, और उनके अलावा एक मैंने 100 क्वेश्चंस का एक सेट और बना के दिया था, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड में से ना छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इससे पिछले में नहीं आता।
इनमें बहुत ज्यादा आता है, तो प्लीज वो जरूर कर लेना। हाँ भाई, कितने हो गए हमारे पार्ट? तीसरा हो गया, कौन सा रह गया अभी? दूसरा। शुरू करें, दूसरा पार्ट शुरू करें। हाँ भाई, दूसरा पार्ट। दूसरे में क्या लिखा है? दूसरे में, हाँ हाँ, इसका स्टेटमेंट लिखवाना था, ओ सॉरी। हाँ तो इस पे लिख लेते ना कि एज, लिखो एज दिस फंक्शन कंटेन्स, as this function contains a constant amplitude, as this function contains a constant amplitude, as this function contains a constant amplitude and a single frequency, constant amplitude and a single frequency, therefore it represents SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा मोशन होता है बच्चों? जिसमें कि गॉट माय पॉइंट। चलो जी, हाँ बच्चों, ये एक्सपेंशन यूजुअली बच्चों ने कम पढ़ी होती है। वैसे साइन कॉस के फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े ही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 जो बेसिक था। फिर हमने कॉस थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 पढ़ा है, 2 कॉस थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। ये थोड़ा कम पढ़ा होता है। ये एक्सपेंशन है साइन 3 थीटा का, या साइन 3x, कुछ भी बोल सकते हो। कितना है? साइन 3x है बोलते हैं। तो क्या हो गया? 3 साइन थीटा माइनस 4, साइड में कहीं पे लिख लो, कहीं पे साइड में लिख लो। ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। पीछे बातें नहीं होंगी, ध्यान लगाएंगे। लक्ष्मी, शुरू करें क्या? चलिए जी, सवाल पूछा था सेकंड वाला, ध्यान लगाएंगे। y इज इक्वल टू साइन 3, सॉरी साइन क्यूब ओमेगा टी। क्या बताओ, ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन है, क्या है? हार्मोनिक है या पीरियोडिक है, क्या है? तो सबसे पहले तो यहां से फॉर्मूला बना लेता हूं। अगर आप यहां से फॉर्मूला बनाओगे तो 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला बनेगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। बोलो हाँ या ना। रीअरेंज किया तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या बना? ये बना 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। मेरे हिसाब से थीटा कौन है यहां पे? ओमेगा टी। मेरा फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 1/4, बोलो 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। सही है क्या? सही है। y का फॉर्मूला क्या आ गया? 3/4 साइन ओमेगा टी माइनस 1/4 साइन 3 ओमेगा टी। हाँ भाई लोग, क्या ये पक्की बात है कि ये नॉन हार्मोनिक है? पक्की बात है, क्योंकि दो साइन फंक्शन है। लेकिन एक बात और देखनी होती है कि इनका फेस कहीं सेम तो नहीं है भाई, बिकॉज ऐसे चक्कर में फंसोगे तो मरोगे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और लेकिन हाँ साहब, ये ओमेगा टी है और ये कितना है? ये तो पक्का हो गया। अगर फेज अलग है, पक्का है क्या ये नॉन हार्मोनिक है। एज इट कंटेन्स 2 साइन फंक्शन, इट इज अ नॉन हार्मोनिक। ये तो बात सही हो गई। अब पूछता है बताओ पीरियोडिक है? सर ये पीरियोडिक फंक्शन है? हाँ है। ये पीरियोडिक है? हाँ ये है। इस का टाइम पीरियड बोलो कितना होगा? 2π में ओमेगा, बोलो तो सही। इसका टाइम पीरियड कितना होगा इस वाले के लिए? ये होगा 2π में 3 ओमेगा। अलग अलग टाइम, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, पक्की बात है सब है। तो ये पीरियोडिक, बट ये हार्मोनिक नहीं है, नॉन हार्मोनिक है। लिखो एज इट कंटेन्स, एज इट कंटेन्स, as it contains, as it contains 2 sine functions with a different phase, 2 sine functions with a different phase, 2 sine function with a different phase, therefore it is non-harmonic, it is non-harmonic, but
बट इट इज पीरियोडिक। कौन है बच्चों ये? पीरियोडिक तो है ना, पीरियोडिक बट पीरियोडिक। और जब इक्वेशन बनाओगे तो बता देना इसका टाइम पीरियड ये है, इसकी पीरियड ये है और उसका पीरियड ये है। हाँ जी, शुरू करें आगे। लास्ट रह गया बच्चों, कौन सा क्वेश्चन रह गया अभी? फर्स्ट वाला कौन सा है? साइन ओमेगा टी माइनस, हाँ जी, लास्ट पार्ट रह गया, लास्ट पार्ट y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस। हाँ बच्चों क्या बोल रहा है भाई? दो पीरियोडिक फंक्शन है, दो हैं, दो हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं है? लेकिन फेज सेम है। जहां फेज सेम हो जाए वहां पर रुकना पड़ता है। देखो जैसे ही पहली बार देखा दो है, पहले दिमाग में लगा कि सारे तो नॉन हार्मोनिक हो गया, लेकिन क्या सेम है? क्योंकि जब फेज सेम होता है और अगर इसका एम्पलीट्यूड दोनों का 1 1 है, दोनों का 1 1 है, तो ये एसएचएम में जा सकता है। पता है कैसे? y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब ओमेगा टी माइनस कॉस क्यूब ओमेगा टी था, सही है क्या? मैंने इसे √2 से डिवाइड किया, √2 से मल्टीप्लाई किया। पहले क्लास में बताया क्या? नहीं बताया, ध्यान सुनना। √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड करा, क्या बन गया? ये बन गया 1 में √2 साइन ओमेगा टी माइनस 1 में √2 कॉस ओमेगा टी इंटू √2। मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, कुछ हुआ ही नहीं सर। अच्छा इसको मैं कॉस लिख सकता हूं π/4 में, तो कितना हो गया? ये हो गया साइन ओमेगा टी इंटू कॉस π/4। और इसको मैं लिख सकता हूं साइन π/4। सर ये क्या कर रहे हो? हाँ लिख सकता हूं भाई। इस वाले को मैंने क्या लिख लिया? साइन। इस वाले को लिख लिया मैंने क्या? कॉस। और ये क्या चल रहा है बाहर? रूट। अब ये बन गया साइन ओमेगा टी कॉस π/4 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन π/4, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो कितना बन गया? √2 आगे ले लिया, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/4। This is the expression for the displacement. Now you can see here there is a single amplitude, constant amplitude. Frequency भाई t equals to 2π/ओमेगा, फ्रीक्वेंसी भी सिर्फ एक। इपोच है क्या? इपोच है क्या? इपोच कितना है? इपोच कितना है? माइनस π/4। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? यस। तो भाई लिख लो, फिर आंसर लिख लेंगे फाइनली। मैं लिख ही देता हूं, एज इट कंटेन्स, बातें नहीं पीछे, एज इट कंटेन्स constant amplitude and a single frequency, it is SHM, it is SHM। अब मैं चिकारा बेटे SHM तो है, पीरियोडिक है कि नहीं ये तो बता ही नहीं रहे। बोलो पीरियोडिक होगा क्या? अरे जो SHM है वो पीरियोडिक तो होता ही, एवरी SHM और ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज। तो जो SHM है उसमें पीरियोडिसिटी का जिक्र करने की जरूरत खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, आगे चलें क्या? अच्छा बच्चों सुनो, इसमें प्लस होता तो बीच में प्लस होता तो, अच्छा सुनो, अगर यहां पे 2 मल्टीप्लाई होता तो क्या कर लेते? फिर कुछ नहीं होता, फिर नहीं कर पाते, फिर वो पीरियोडिक होता, हार्मोनिक नहीं होता, फिर कुछ नहीं हो सकता था। जब भी बोला था दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए यहां पे? 1 1।
साइन और कॉस है तो सही, साइन और कॉस। अच्छा एक उसका क्या ख्याल है, 10 का 10 ओमेगा टी जो होता है बच्चों, 10 ओमेगा टी वो ऐसे ड्रॉ होता है अगर आपको पता होता है ना। तो 10 तो पीरियोडिक ही नहीं है, तो साइड में नोट ला देना, इट इज नॉन पीरियोडिक। मतलब क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जैसे कई बार लॉग भी आ जाता है, लॉग ओमेगा टी, ये भी क्या है हमारा, नॉन पीरियोडिक। मतलब याद रखना, एग्जाम में ना कुछ दे सकता है ऐसा। इसमें लिखा है एज इट कंटेन्स कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी इट इज एसएचएम। As it contains constant amplitude and a single frequency, it is SHM. अब यहां ना बोलो, हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा मतलब बता नहीं सकते कितना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। लात मत मारो, तार पे गिर ना जाइए। गुस्से में हो गई? अरे तुम्हारे में से कोई क्लासिकल सिंगर है हमारे में? क्लासिकल सिंगर है, डांसर कोई है? क्लासिक क्या करती है? भरत, कथक, और कोई है? परफॉर्म करना चाहोगे 26 तारीख को? नहीं? अगला क्वेश्चन पेज नंबर 21 पे, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको आपको देख के फील आना चाहिए कि सर आप बात कर रहे हो सर्कल ऑफ रेफरेंस की। बोलो ये कौन है? सर्कल ऑफ रेफरेंस। ये सर्कल ऑफ रेफरेंस है, एक एक करके डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये सर्कल ऑफ रेफरेंस जो पहले वाला बना हुआ है, इसके कोने में t इक्वल्स टू 4 सेकंड लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखो, लिखा हुआ है। थोड़ा डायग्राम ब्लड हो रहा है ऑनलाइन, तो मैं इसलिए अलग से बना रहा हूं। टी की वैल्यू यहां पे कितनी है? 4 सेकंड। अच्छा, कहीं मैंने शायद आपको लिखवाया था कि द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स व्हाट? एम्पलीट्यूड। वेरी गुड। जो रेडियस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से लेके यहां इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है a, और यहां दे रखा कितना? b। तो एम्पलीट्यूड कितना है मेरा यहां पे? a। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे p t इक्वल्स टू 0 पे 45 डिग्री पहले से ही है, यानी कि वो यहां खड़ा हुआ है, और t इक्वल्स टू 0 यहां लिखा हुआ है, यानी मोशन यहां से शुरू हुआ है। लेकिन मैं कहां से देखता हूं? तो यहां से देखता हूं, जो कि इनिशियली पहले से कितना डिस्प्लेस्ड है? 45 डिग्री। बोलो तो सही यार, कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अब ये जो 45 डिग्री है, सबको पता है ये क्या है? इपोच है। बोलो क्या है ये? इपोच है, 45 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सर्कल ऑफ रेफरेंस पे एक एरो बना हुआ है, दिख रहा है? यहां पे मैं जहां ड्रॉ कर रहा हूं, एरो दिख रहा है क्या? ये एरो बताता है कि आप सर्कल ऑफ रेफरेंस पे कैसे घूम रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, क्या बोल रहा हूं? जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, आपका फेज लिखा जाएगा पॉजिटिव, इपोच, और जब भी आप क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, आपका इपोच लिखा जाएगा हमेशा नेगेटिव। ये रूल है, इसे बोलते हैं पीके रूल। याद रहेगा? इपोच पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है। बाबू ये इपोच है कि नहीं पहले बता। सही है क्या? थोड़ी देर बाद ये कहां पहुंच जाएगा? थोड़ी देर बाद सर यहां पहुंच जाएगा। सही है, यहां पहुंच गया। t इक्वल्स टू टी पे हमें बताना है, इसकी इक्वेशन बताओ।
क्या बनानी इसकी? अभी तक तो क्वेश्चन बना रखी थी ना, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, लेकिन कौन सा प्रोजेक्शन पूछ रहा है ये? x एक्सिस प्रोजेक्शन। x एक्सिस प्रोजेक्शन का मतलब हो गया x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, और y एक्सिस का प्रोजेक्शन हो गया y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। कौन सा प्रोजेक्शन पूछ रहा है ये? x प्रोजेक्शन। बोलो कौन सी? तो x प्रोजेक्शन का मतलब हो गया x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। हाँ भाई, प्लस फाई नॉट। बोलो साहब क्यों प्लस फाई नॉट? क्योंकि ये चल रहा है कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। सही है क्या? एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिख लूं? कैपिटल लिख लूं? बोलो तो सही यार। 2 पाई बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय टी प्लस पाई बाय 4। हाँ ना तो बोल दो यार। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4। कितना आ गया? a cos ऑफ 2 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल्स टू पाई बाय 4। हाँ जी, 2 से 2 कट गया। क्या इक्वेशन बन गई बताना? ये बन गई a cos पाई बाय 2 इंटू टी प्लस पाई बाय 4। बात समझ में आ रही है क्या? एक्स प्रोजेक्शन का आंसर यहां आ गया। सिमिलरली दूसरे वाले का अपने आप कर लोगे क्या? करो। हाँ भाई, हो गया क्या? अगले वाले के लिए कोई रूल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं आंसर बताऊंगा। डायग्राम दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा? हाँ बच्चों, देख के बताना। टी को 0 पे यहां है क्या ये? तो इसका इनिशियल फेज पाई बाय 2 नहीं है क्या? नहीं समझ में आ रहा सर, क्या बोल रहे हो? अभी कहां है ये? यहां है ना। यहां से कैलकुलेट कितना है? पाई बाय 4 है, पाई बाय 2 है ना, 90 डिग्री पे। बोलो बेटा, एक्स प्रोजेक्शन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बोलो, a की जगह b हो गया। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा? b दे रखा है। रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस इज एम्पलीट्यूड। सही है क्या? cos ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है? 30 इंटू टी। अब फेज देखो, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस पाई बाय 2। सही है क्या बेटा? जर्नल में तो पहले प्लस ही लिखते हैं ना, तो फिर बाद में इक्वेशन लिख देते हैं। सही है क्या? सॉल्व कर लिया। ये आ गया 15, ये आ गया b cos पाई बाय 15 इंटू टी माइनस पाई बाय 2। एक्स की वैल्यू आ गई है। किसको क्यों करूं चेंज? ठीक है, मन करे कर लो। उसे कहां चेंज किया तुमने? पता ना, बना देता मैं, बना देता। क्यों मतलब? ठीक है, करना है कर लेना। छोड़ दूं क्या? अगला पेज नंबर 24, पेज नंबर 24। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है? बिकॉज इस प्रकार का क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है सिंबॉलिकली। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मतलब ए ओमेगा, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड मतलब ओमेगा स्क्वायर ए। ऐसा हो चुका है ना क्वेश्चन? पेज नंबर 25 मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 25 मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है बच्चों। ये क्या? ये मैं कुछ स्किप कर गया क्या पेज? ओहो, आई एम सॉरी। तो मुझे पेज नंबर 22 पे आना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं तो छोड़ गया पेज, मुझे लगा खत्म हो गए। नहीं, इजी क्वेश्चन है वैसे। पेज नंबर 22, एक्स का फॉर्मूला 10 साइन 20 टी प्लस 0.5। बोलो तो सही यार। हाँ बच्चों, सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है पहला, एम्पलीट्यूड कितना है? लिख लो जी, एम्पलीट्यूड कितना है?
10। अच्छा कुछ नहीं दे रखा, यूनिट्स ऑफ सिस्टम क्या है, मीटर या सेंटीमीटर, कुछ नहीं दे रखा तो ऐसा ही समझ लो बस। अगर कुछ नहीं दे रखा तो क्या सिस्टम ले लो, ऐसा ही, तो क्या आ जाएगा 10 मीटर। हाँ जी। दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ओमेगा पूछ रहा है, यानी कि बोलो ना यार, ओमेगा कितना है 20 रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, बोलो बच्चों, ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया ओमेगा अपॉन में 2 पाई, यानी 20 डिवाइड बाय 2 पाई, 10 बाय पाई हर्ट्ज। बोलो तो सही। अगला क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू दे रखी कितनी 20, कितना आ गया पाई बाय 10 सेकेंड, या फिर 0.314 सेकेंड, बिकॉज पाई की सीधे सीधे वैल्यू थी 3.14, ये आंसर आ गया। अगला इनिशियल फेज, बोलो इनिशियल फेज यानी इपोज पूछ रहा है, साफ दिख रहा है कितना 0.5। एंगल लिख देना रेडियन, रेडियन बिकॉज एंगल होता नहीं है 0.5 रेडियन, पाई बाय 4 पाई बाय 2 रेडियन ही तो होता है, एंगल्स होते वो। अगला सवाल हटा दो इसको, हटा दो इसको, इजी क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा, हाँ हटा रहा हूं इसको। पॉजिटिव है तो सही, दिख तो रहा है यहां पे, पॉजिटिव है तो सही। सर्कुलर रेफरेंस पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, है ना, सर्कुलर रेफरेंस पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है सब कुछ, थक गए क्या तुम लोग यहाँ पे? यस का तो जवाब ही हो ही नहीं सकता ना, आज खत्म करनी है ये क्लास। हाँ जी, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन आ गया साहब, ये तुम्हारी जान खा जाएगा अब, ये तुम्हारे अंदर से सब कुछ चूस लेगा जितना यहाँ मोटिवेशन बचा हुआ है। अमित मेरी क्लास में मत बोला करे सब, ठीक है ना, मैं माइक बंद करके ना इतना बोल सकता हूँ तेरे को कि तुझे खुद नहीं पता। एक्स का फॉर्मूला आता है 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। कोई बता सकता है एम्पलीट्यूड कितना है, इपोज कितना है, ओमेगा कितना है? वो कह रहा है कैलकुलेट एट टी इक्वल्स टू 1.5 कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सबसे पहले अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो एक्स ही है मेरी, तो एट टी इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड यानी कि 3/2 सेकेंड, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5 cos ऑफ 2 पाई इंटू 3/2 प्लस पाई बाय 4। सही है क्या? 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? ये आ गया 5 cos ऑफ 3 पाई प्लस पाई बाय 4। लिखना चाहते हो तो 12 13, कितना आ गया 5 cos 13 पाई प्लस 13 बाय पाई 4, इतना मीटर। मीटर, चलो ये मेरा आंसर आ गया, नोट करते जाओ साथ साथ प्लीज। अपना चलता है, अपना फोन चल जाता है, पहले सही है। अच्छा बच्चों यहां कैसे सॉल्व करोगे? 3 पाई बाय प्लस पाई बाय 4, 3 पाई बाय प्लस पाई बाय 4, 3 पाई प्लस पाई बाय 4 क्वाड्रेंट रूल लगा लेते हैं। 3 पाई बनेगा कहां, जरा देखना, 0 यहां था, 2 पाई यहां था,
वापस 3 यहां होगा। कौन सा क्वाड्रेंट बोल रहे, 3 पाई तो यहां नहीं होगा, नहीं नहीं 2 पाई यहां होगा, सॉरी यहां पे पाई होगा, 3 पाई भी यहीं होगा। यस, थर्ड क्वाड्रेंट है ये। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, बिकॉज यहां पे आफ्टर स्कूल 2 है ना, तो -π/4 आएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखना चाहता तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 5 cos ऑफ 3π/4 में इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा माइनस ऑफ cos π/4। सही है, सही है। कितना आ गया, माइनस ऑफ 5 cos π/4। cos π/4 आप सबको पता है 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। और 1 में √2 की वैल्यू आज याद करके जाओ, 0.707। कितना, -0.707। इतना मीटर आंसर आ गया हमारे पास। 7×5 7×35 तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3.535 मीटर। माइनस का। सही है क्या, सही है क्या, ये वाला पार्ट क्लियर है। चलो आगे, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। ये अगले पे चला जाता हूं। अच्छा, मेरे ख्याल से जहां बच्चों को दिक्कत आती है वो यहीं आती है बस, कुछ बच्चों को, कि आपने ये कैसे बनाया, ठीक है ना। तो उसके लिए वो क्वाड्रेंट रूल वाला लेक्चर देखो, उसमें समझ में आएगा तुम लोगों को। और बेसिक मैथ, और उन दिक्कत भी उनको आ रही है जो बायो वाले हैं, मैथ्स वालों ने कर रखा है ये पहले से। बेटे डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, क्या निकाल लूं अगला, स्पीड। क्या निकाल लूं अगला, स्पीड। हाँ जी, सेंस। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5 cos 2π/t प्लस π/4। ये था, हमने t की वैल्यू 1.5 डाली थी, सॉल्व t की वैल्यू 1.5 की जगह हमने 3/2 डाला था, एक ही बात है ना। अब सवाल ये है कि वेलोसिटी निकालो। यार वेलोसिटी तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। सिंस v इक्वल्स टू कितना होता है, dx में dt, d/dt कितना आ गया, 5 cos ऑफ 2πt प्लस π/4। बोलो तो सही यार, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं 5 बार आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस सबको पता है माइनस साइन होता है, अरे बोलो तो सही। उसके बाद लगाना पड़ेगा मुझे यहां पे चेन रूल, तो मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2πt प्लस π/4 का। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आ गया, और फिर जो ब्रैकेट में इसका एंगल है उसको भी डिफरेंशिएट करोगे, उसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं। तो कितना आ गया, -5 साइन 2π/t प्लस π/4, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2π, बाकी सारा आ जाएगा 0। बेटा जो बच्चे लाइव में, मैं थोड़ी क्लास एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है, 10-15 मिनट, तो बी देयर। हाँ जी, ये समझ में आ गया। 2π आगे मल्टीप्लाई हो गया, आंसर कितना आ गया, -10π साइन ऑफ, बोलो 2πt प्लस π/4। ये मेरे पास वेलोसिटी की क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन। हाँ जी, सवाल हमें पूछा गया है जो यहां पे वो बोला गया एट t इज इक्वल टू व्हाट, 1.5 सेकेंड यानी 3/2 सेकेंड। बोलो बेटा v की वैल्यू कितनी आ गई, -10π साइन ऑफ 2π इंटू 3/2 प्लस π/4। अब बोलो तो सही, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, कितना आ गया बोलो, कितना आ गया, वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ गया, -10π साइन ऑफ 3π प्लस π/4। अगेन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम, विच कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड। साइन का बन गया क्या, माइनस साइन, नहीं साइन नहीं, हाँ सेम है ना, सेम ही रहेगा, तो माइनस बच गया बस। तो -10π यहां, माइनस साइन π/4 यहां, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया, 10π इंटू साइन π/4। व्हाट इज साइन π/4, 1/√2
और तुम्हें 1/√2 किलो याद है, पॉइंट, बहुत बढ़िया, 0.707 हो जाएगा क्या, इतना मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर है क्या? हाँ जी, एक पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, क्या, कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट मत करने बैठ जाना, ये टाइम का फंक्शन नहीं है, टाइम वैल्यू पुट कर चुका हूं, इसको डिफरेंशिएट करोगे और एक्सेलरेशन का आंसर लिख लो। इसका जो आंसर है वो तो, इसका आंसर क्या आएगा, दोबारा बता बेटा, इसका आंसर ये आ रहा है, एक्सेलरेशन का मैं आंसर बता देता हूं, एक्सेलरेशन का आंसर आएगा 139.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपके मैम ने इस प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं तो इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है अभी तक जितना पढ़ा है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट। मूविंग टू द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये लिख लिया तुम लोगों ने, एक्सेलरेशन का अपने आप निकालोगे, क्या करने वाले हो, यू नीड टू डिफरेंशिएट दिस, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है आयुष, पक्की बात, सब पीछे के लिए अनवय क्लियर है, लक्ष्मी चलो आगे, हाँ नहीं कोई तरीका नहीं होता, यही तरीका है, एनसीईआरटी ने यही किया हुआ है, उसे प्राइम लिखा हुआ है, प्राइम का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, किसी के ऊपर प्राइम लिख दो तो डिफरेंशिएशन है, एनसीईआरटी का तरीका यही है, तरीका ही नहीं और कुछ। There's no way out, और कोई तरीका नहीं है, ओके हटा दूं भाई, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन मैंने करा दिया तुम लोगों को, तो क्वेश्चन होमवर्क है, मार्क करो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ें, a block of mass 1 kilogram is fastened to a spring, the spring constant is, spring constant याद है K, 50 न्यूटन पर मीटर, the block is pulled to a distance of 10 centimeter, calculate the kinetic energy, potential energy and the total energy when it is at 5 centimeter away from a mean position। देखो से मैक्सिमम कहां तक खींचा, 10 तक, ऐसी है ना, ऐसे स्प्रिंग था, सही है, मीन पोजीशन पे, अब इसे खींच लिया, जैसे ही खींचा ऐसे हो गया, यहां पे ये x इक्वल्स टू मान लीजिए कितना है, 0 है, कहां तक खींच लिया, x इक्वल्स टू 10 तक, जब वो वापस रिटर्न होकर आ रहा होगा वो कहीं बीच में कहीं यहां होगा, बोलो ना कितने पे, x इक्वल्स टू 5 पे, हमें पूछना, हमें बता रहा है कि बताओ यहां पे वैल्यूज कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहां वैल्यूज बताओ, यार ये तेरा एम्पलीट्यूड नहीं होगा यहां से यहां 10 सेंटीमीटर, ये तरह यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया y 5 सेंटीमीटर, तेरे पास a है, तेरे पास y है, तेरे पास k है, तेरा काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा बताइयो, हाफ k a स्क्वायर माइनस 10, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ k y स्क्वायर, तेरे पास टोटल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ k a स्क्वायर। अच्छा a को हमने यार गलत लिख दिया सिंबल, ए के लिए सिंबल क्या था हमारा, ठीक है स्मॉल है, ए को यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, स्मॉल है, सही है क्या, डाल दो वैल्यूज, आ गया आंसर, बोलो, हाफ के की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 0.10 स्क्वायर माइनस 0.05 स्क्वायर, यहाँ पे हाफ 50.05 का स्क्वायर, यहाँ पे हाफ 50 और एम्पलीट्यूड कितना है 0.10 का स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। अबे वो सेंटीमीटर था ना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, क्या सोच रही है, समझ, इसमें क्या समझ है ही नहीं समझने के लिए कुछ भी, क्वेश्चन खत्म हो गया ये वाला, आंसर बता देता हूँ जरा आपको, 0.1875 जूल, इसका आंसर है 0.0625 जूल,
और इसका आंसर है 0.25 जूल। वैसे ही इसे करने से बढ़िया था दोनों को ऐड ही कर देता था सीधा, मतलब ये कैलकुलेशन क्यों सॉल्व करी, वैसे कैलकुलेशन कुछ खास है भी नहीं, बट सीधा ऐड ही कर सकते हैं। भाई लोग मैं कुछ कह रहा हूँ तुम्हें समझ में भी आ रहा है, ऊपर से जा रहा है सब कुछ नहीं? क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन क्लास का, लास्ट क्वेश्चन ऑसिलेशन का, लास्ट क्वेश्चन ऑसिलेशन का। इसके बाद हम लोग मिलेंगे 26 तारीख को सुबह 10 बजे। 26 तारीख को 10 बजे वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज और मैटर का टेस्ट है। थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स और केटीजी का टेस्ट है, आप वो दे सकते हैं। मैं वेडनेसडे को क्लास नहीं ले रहा हूं, तो आप अपना टेस्ट उस दिन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके पास उनके अलावा टाइम स्पैन अवेलेबल नहीं है। बट इसके बाद अगली जो क्लास है हमारी 26 तारीख को होगी। ना धो के तैयार हो कराना, ठीक है ना? फोटो खींचेगी, गंदी आती है फिर। हाँ कभी भी दे सकते हैं। ओपन लेक्चर में आ रही है ना? हाँ, तुम आ रहे हो ना? तैयार हो गए ना? पजामे मत आना, फोटो खिंचवाएंगे तो फिर पजामा लगता है कैसे, चप्पल में मत आना। मजाक कर रहा हूँ, जैसे हो वैसे रहना, ठीक है ना? ऐसे नहीं। हाँ बुकलेट से, सिर्फ बुकलेट से, अभी उसमें से नहीं डाल रहा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे भी सट्टा खेला जा सकता है बच्चों, मतलब ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, इस पे सट्टा खेल सकते हैं। कशिका सो गई क्या बेटा? अच्छा अच्छा, थक गए हैं काफी ज्यादा अंदर तक। शुरू करें भाई। ये तो वो क्वेश्चन नहीं है कि एक कंप्रेस हुआ तो दूसरा एक्सपेंड होगा। इसमें लिखा है दो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 600, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 600। कहता है ये ट्रॉली इधर खिसकी, जैसे ट्रॉली इधर खिसकी ये क्या होगा? ये कितना होगा? जितना ये एक्सपैंड उतना ये। क्वेश्चन पढ़ना। ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर खिसकी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 सेंटीमीटर। सही है क्या? एंड रिलीज व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसे डायग्राम में लिख लो, ऐसे लिख लो, एक्सपेंशन, इसमें लिख लो कंप्रेशन, ये ऐसे लिख लो एक्सपेंशन बाय वाई, तो कंप्रेशन बाय वाई। मुझे ना लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने सवाल पूछा था इस पे, क्यों सर इसका रीस्टोरिंग फोर्स सेम डायरेक्शन में कैसे होगा? पता नहीं कौन था। जैसे इसका एक्सपेंशन ऐसे हुआ, स्प्रिंग ऐसे खिंच गया, तो इसका स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स इधर नहीं लगेगा, और क्योंकि ये कंप्रेस हुआ है तो ये तो इधर भागेगा, तो इसका भी तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर ही तो लगेगा। नहीं याद आया? याद आ रहा है? नाउ सीधा सीधा फॉर्मूला मुझे याद है, टी का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में k1 प्लस k2। मुझे इसे डिराइव करके आने की जरूरत नहीं है, मुझे डिराइव करके आने की जरूरत नहीं है। सही है क्या? k1 प्लस k2, 2k हो गया बेसिकली, 2k, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम सेम है। बोलो तो सही यार। तो 2 पाई अंडर रूट, हाँ जी, मास कितना है ये? 3 किलो, डिवाइड बाय k1 प्लस k2, 600 प्लस 600। सॉल्व कर लूंगा क्या? सही है क्या? तो मैं आंसर बता देता हूं मुझे इसका पॉइंट। अरे किसने आंसर बता दिया बड़ी जल्दी? कैलकुलेशन इजी है क्या? 1200, हाँ तो बड़ा इजी है, 0.314 आएगा आंसर। सही है। इसमें ना मुझे लगता है एक क्वेश्चन मिस हुआ है मुझसे, एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन और दे रखा था इसमें, या स्लाइड में मिस है? स्लाइड में मिस है। क्या पार्ट है इसमें? मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रॉली। यार मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रॉली बेसिकली वी मैक्स पूछ रहा है, वी मैक्स पूछ रहा है। वी मैक्स का फॉर्मूला कितना होगा? ए ओमेगा। बोल दो सही यार, ए ओमेगा। ए कहां है? 5 सेंटीमीटर, देखो डिस्प्लेस 5 सेंटीमीटर किया है। ओमेगा कहां है? टी निकाल दो ना, 2 पाई बाय टी लिख दो उसको, के से भी क्यों करूं? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय, ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, बोलो। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन में टी, टी की वैल्यू 0.314। एक काम करता हूं, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ?
ये बन गया 3.14 और ये 3.14, कैंसिल। बोलो हाँ या ना। 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 दूनी 10, 10 10 100, 1 जूल, 1 मीटर पर सेकंड का आंसर आ गया। 1 मीटर पर सेकंड, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। समझ में नहीं आया क्या किया मैथ्स की? बोलो ना। ओमेगा की जगह क्या डाला था? ओमेगा की जगह डाला है मैंने सर 2 पाई अपॉन में टी। मैं स्टेप खा के, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट पार्ट क्लास का कितना अच्छा लग रहा है। क्या पूछा है बताओ? टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ हीट बाय द टाइम इट कम्स टू रेस्ट ड्यू टू, क्या शब्द लिखा है? ड्यू टू डैम्पिंग। आपको याद है लास्ट क्लास में डैम्पिंग ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ाया था? डैम्पिंग का मतलब होता है रेजिस्टिव फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते जाएंगे मतलब जो लॉस करवाएंगे बेसिकली। तो जहां डैम्पिंग लिखा है उसकी जगह लिख लो रेजिस्टिव फोर्सेस, है ना। डैम्पिंग का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टिव। डैम्पिंग का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टिव। सही है। चलो भाई आंसर लिखो, फाइनल लिखो। एज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस, as there is a presence of damping forces, as there is a presence of damping forces, as there is a presence of damping forces, the total amount of energy will be lost. The total amount of energy will be lost. सारी की सारी खत्म हो जाती है। मतलब तुमने देखा था ना, हम लोग घटते 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 जीरो हो जाता था। कल पढ़ाया भाई, ऐसा नहीं ऐसे 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 करके हम लोग जीरो हो जाता था। तो हमने क्या बोल दिया कि टोटल एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। क्या टोटल एनर्जी? Therefore, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ के ए स्क्वायर। के की जगह क्या डाल दूं? एम ओमेगा स्क्वायर। बोलो तो सही यार। चलो जी, हाफ एम की वैल्यू 3, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा टी दे रखा है हमारे पास, ओमेगा डाल देते हैं 2 पाई अपॉन में टी का होल स्क्वायर, और टी की वैल्यू डाल देते हैं यहां पे 0.314, और ए क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सही है। तो इसका आंसर आएगा यहां से निकल के 1.5 जूल, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी विच इज लॉस्ट हेयर, और द सम ऑफ टोटल एनर्जी लॉस्ट हेयर इज 1.5 जूल। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। सी यू ऑन 26th। एड्रेस लोकेशन सबको पता है हमारी?